हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ सौरभ वंस अगेन। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ 10th क्लास का, तो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हैं। तो फर्स्टली जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक का बटन दबा दें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो पहले केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं, वो इक्वेशंस होती हैं जिनके बीच में कोई रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा हो प्रोडक्ट में, कोई भी रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा हो प्रोडक्ट में, उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में यूजुअली क्या होता है, एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होते हैं, और दोनों के बीच में एक एरो होता है। वन साइडेड एरो भी हो सकता है, टू साइडेड भी एरो हो सकता है। अगर वन साइडेड एरो है देन इट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन, अगर टू साइडेड एरो है देन इट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, बिकॉज ये 10th क्लास का टॉपिक है। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दें, बिकॉज आपका एक तो पोर्शन कवर हो जाएगा और आपका ये यूनिट है फर्स्ट यूनिट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें से मेजर पार्ट यही है, तो इसमें क्लियर हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। एक होती है कम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहले नाम पता होने चाहिए। कम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बेसिक बता देता हूँ होता क्या है। कम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनके बीच में दो या दो से ज़्यादा कोई एलिमेंट्स या फिर दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाए, मतलब कंबाइन होना। दो रिएक्टेंट थे, दोनों ने कंबाइन किया, एक प्रोडक्ट बन गया, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, जिसमें रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो और प्रोडक्ट कम हो, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, की नंबर जो प्रोडक्ट्स हैं वो कम बने, रिएक्टेंट्स ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट टूट के ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है, एक रिएक्टेंट टूट के ज़्यादा प्रोडक्ट बना देता है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब हो गया ब्रेकडाउन होना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब हो गया कि वो रिएक्शंस जिनके बीच में, अगर लेट अस सपोज मेरे पास कोई कंपाउंड है ए बी, इसकी मैं रिएक्शन करा दूं सी के साथ, तो हो क्या, सी जो है वो ए को रिप्लेस कर दे या बी को रिप्लेस कर दे, खुद दूसरे के साथ जुड़ जाए, मतलब सब्स्टिट्यूट कर लेना, उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेना, खुद किसी और की सबस्टांस की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेना, पोजीशन को ऑक्यूपाई करना, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और उसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, होगा सब्स्टिट्यूशन ही बट ट्वाइस होगा। लेट अस सपोज ये मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी प्लस सी डी, होगा क्या, डी ए के साथ जुड़ जाएगा और बी सी के साथ जुड़ जाएगा, देन इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज यहाँ पे डी सब्स्टिट्यूट हो रहा है बी की जगह पे और बी सब्स्टिट्यूट हो रहा है डी की जगह पे, तो देन इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे डिटेल में। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एसिड कंबाइन करे बेस के साथ, या फिर बेस कंबाइन करे एसिड के साथ और न्यूट्रलाइज हो जाए, उनको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट बाहर निकलती है, उनको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनके बीच में हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब वो प्रोसेस जिनके बीच में हीट एब्जॉर्ब होगी उनको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिनके बीच में हीट इवॉल्व होगी, मतलब हीट रिलीज होगी, उनको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती हैं जिनमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही हो या ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, और रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिनमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही टाइम पे हो रही हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही स्टेप में दोनों ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, उनको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम वन बाय वन इन रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है,
वो रिएक्शन जिनके बीच में मैंने अभी बताया दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन करके अ सिंगल प्रोडक्ट बना दें, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इनका पता कैसे चलता है? दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी वहां पे हीट बाहर निकलती है, हीट बाहर निकलती है। इसका मतलब अगर हीट बाहर निकल रही है तो टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्योंकि हीट जो है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है हीट एनर्जी बढ़ती जाती है, तो सिस्टम की हीट एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ए प्लस बी, कोई भी रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी, कंबाइन करके ए बी बना रहे हैं, तो इनके बीच में दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसके बीच में मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको आप क्यूक्लाइम बोलते हो। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? वो सबस्टांस जिसको आप वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हो। वाइट वॉश पर्पस के लिए जब आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो जिसको लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन को जब आप ब्रेक डाउन कर देते हो, मतलब डिकम्पोज कर देते हो, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्यूक्लाइम बोलते हैं। क्यूक्लाइम में आप जब वाटर ऐड करते हो देन इट विल बिकम लाइम वाटर, देन इट विल बिकम लाइम वाटर। तो हुआ क्या? कैल्शियम ऑक्साइड था, उसमें वाटर ऐड किया। अब कैल्शियम ऑक्साइड अलग रिएक्टेंट है, वाटर अलग रिएक्टेंट है, कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी एग्जांपल दे रहा हूं, जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे मैग्नीशियम है, इसको जब बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, Mg अलग रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन अलग रिएक्टेंट है, तो दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें आप एक चीज देख सकते हो, ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब मैग्नीशियम बर्न होके कंबाइन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, उसको वाइट ऐश भी बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग, कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है बर्न करने से पहले? बिकॉज जब भी मैग्नीशियम को आप डायरेक्टली बर्न करते हो, मैग्नीशियम को डायरेक्टली बर्न करते हो, तो मैग्नीशियम एक सिल्वरी वाइट मेटल होता है, इसके ऊपर ऑक्सीजन जुड़ जाती है और इसके ऊपर एक कोटिंग कर देती है, ऑक्साइड बना देता है, और इसके ऊपर डस्ट भी जुड़ गई होती है। तो जब भी मैग्नीशियम को बर्न करना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैग्नीशियम को क्लीन किया जाता है, देन इट इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अदरवाइज जो लेयर होगी वो ऑक्सीजन को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देगी मैग्नीशियम के। थर्ड वन इज कार्बन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। कार्बन आप देखते हो, वुड जिसको कोयला बोलते हो, लकड़ी बोलते हो, तो जब भी आप लकड़ी को जलाते हो, कार्बन देखो वुड की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो इन द फॉर्म ऑफ जब वुड होगा, कार्बन को जलाते हो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और आप जानते हो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जब आप वुड को जलाते हो वहाँ से हीट बाहर निकलती है। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल जाएगा कि जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं उनमें क्या होता है? हीट बाहर निकलती है। हीट बाहर निकलने का मतलब कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है, ये रिवर्स होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। देखो कॉम्बिनेशन में क्या था, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन डीकम्पोजिशन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट टूट के, एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट बनाता है, मतलब रिवर्स करना है कॉम्बिनेशन का, देन इट विल बिकम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड decomposes or break down into two or more simpler substances, जिसमें एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से सिंपल सबस्टांस बना दे, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और आपको पता है जब कॉम्बिनेशन हुआ हीट बाहर निकल रही है, और डीकम्पोजिशन के बीच में क्या होगा? हीट चाहिए होगी। मोर ओवर आप जानते हो किसी भी सबस्टांस को तोड़ना है तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, किसी भी सबस्टांस को ब्रेक डाउन करना है तो वहाँ पे एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ए बी कोई भी एक रिएक्टेंट है, वो टूट के ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, देन इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड
इट डीकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन को आप हीट करते हो, फिर क्या बन जाता है, क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को जब आप ब्रेक डाउन करते हो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। क्यों निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में होता है, और जब भी किसी सबस्टांस को आप ब्रेक डाउन करो उसके बीच में से सबसे पहले जो सबस्टांस आइसोलेट होता है, बाहर निकलता है, दैट इज गैसियस पोर्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, पीछे हमारा रह गया क्विकलाइम। तो ये एक एग्जाम्पल है, एक था कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही रिएक्टेंट था, ब्रेक डाउन होके दो प्रोडक्ट बन गए, तो यूटिलाइजेशन हुई हीट की, देन इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, इट डीकम्पोज इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। फेरिक हाइड्रोक्साइड मतलब, फेरिक हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया आयरन ऑक्साइड। आयरन की दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक +2 एक +3। तो जब फेरिक लिखा होगा इसका मतलब +3, अगर फेरस लिखा होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर +2। तो ये तो चलो आपका अभी 10th क्लास का टॉपिक में इतना यूटिलाइज नहीं होगा, इतना यूज़ नहीं होगा। फेरिक हाइड्रोक्साइड, जब भी फेरिक हाइड्रोक्साइड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, हीट करते हैं, तो उसमें से फेरिक ऑक्साइड अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। तो इसमें हीट यूटिलाइज करके एक सबस्टांस ब्रेक डाउन होके दो अलग अलग सबस्टांस बन रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिनके बीच में एक सबस्टांस ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में, जहाँ सबस्टांसेस में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिवर्स टू ईच अदर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट यूटिलाइज होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन डीकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट कन्वर्ट होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी अलग अलग टाइप की होती है। डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन दो अलग अलग तरीके से होती है, वन इज थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन। नाम में ही मीनिंग है। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया किसी चीज को ब्रेक डाउन करना बाय एक्शन ऑफ हीट। किसी चीज को आप ब्रेक डाउन कर रहे हो हीट की प्रेजेंस में, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हो गया जब आप किसी सबस्टांस को ब्रेक डाउन कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप किसी सबस्टांस के को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो और वो सबस्टांस ब्रेक डाउन हो जाए, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट इज फोटोलिसिस और फोटो डीकम्पोजिशन। फोटोलिसिस, फोटो मीन लाइट, लिसिस मीन ब्रेक डाउन या फिर सेपरेशन। तो फोटोलिसिस का मतलब हो गया किसी सबस्टांस को ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन इट इज कॉल्ड फोटोलिसिस और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम अभी डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या हो गया? डीकम्पोजिशन ऑफ अ सबस्टांस, किसी सबस्टांस का टूटना ऑन हीटिंग। जब किसी सबस्टांस को हम ब्रेक डाउन करें हीट करने पे, तो देन इट इज कॉल्ड थर्मल या फिर थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का मतलब हो गया PbNO3 ट्वाइस। लेड नाइट्रेट को जब आप ब्रेक डाउन करते हो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। हुआ क्या? डीकम्पोज। एक लेड नाइट्रेट का मॉलिक्यूल था, वो ब्रेक डाउन होकर लेड ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ब्रेक डाउन हो गया, इट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। लेकिन ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में हुआ? इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट। तो इसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया जब किसी सबस्टांस को हम हीट करके ब्रेक डाउन करें, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरी एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट की, ये एग्जांपल यहां पे लिख दी है। कैल्शियम कार्बोनेट की जब थर्मल डीकम्पोजिशन होगी तो ये ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की यहाँ पे आएगा फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट की जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो ये भी किसकी इन्फ्लुएंस में हो रहा है? हीट की इन्फ्लुएंस में, देन इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल गया, थर्मल डीकम्पोजिशन क्या हो गया? जब भी किसी सबस्टांस को ब्रेक किया जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट ऑन हीटिंग, इट इज कॉल्ड
थर्मल और थर्मोलिटिक, देखो लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तो थर्मो का मतलब हीट, हीट की प्रेजेंस में किसी सबस्टांस को ब्रेक डाउन करना उसको बोलेंगे थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन या फिर थर्मल डीकम्पोजिशन। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन का मतलब हो गया किसी सबस्टांस को ब्रेक डाउन करना इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब भी किसी सबस्टांस के बीच में से हीट इलेक्ट्रिसिटी को पास करो, जैसे वाटर है, वाटर लेते हो आप, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, ये आपने 9th में भी किया होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब आप वाटर के बीच में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो, वाटर में एक्चुअली होता क्या है, H पॉजिटिव होता है और O नेगेटिव होता है, O के ऊपर 2 नेगेटिव, तो H पॉजिटिव सारा का सारा नेगेटिव प्लेट की तरफ भाग जाएगा और ऑक्सीजन जितना भी है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग जाएगा। तो क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये हाइड्रोजन एक साइड पे कम्युलेट हो जाएगा, ऑक्सीजन दूसरी साइड पे, तो हाइड्रोजन जब कम्युलेट हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन जब कम्युलेट हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने पे, वाटर को ब्रेक डाउन करने पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हो गया किसी चीज को ब्रेक डाउन करना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, वाटर को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं लेकिन ऐसे वाटर नहीं टूटेगा जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं की जाएगी, तो वाटर H2O H2 अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा। अब ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आता है, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि प्योर वाटर जो होता है उसको, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, बिकॉज वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जब भी हम इसके बीच में कोई भी एसिड, बेस या साल्ट डालेंगे ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, क्योंकि अब इसके बीच में आयंस प्रेजेंट हो गए। अदरवाइज वाटर जो है, प्योर कंडक्टर जो है, प्योर वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको लर्न करना है कि जो प्योर वाटर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ आयंस। तो नेक्स्ट इज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, तो NaCl में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है। लेटर ऑन Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल, एंड Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और बना देता है Cl2 गैस। तो इसमें भी क्या हुआ, जो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन हुई, NaCl में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, सोडियम अलग हो गया, क्लोरीन अलग, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। तो फर्स्ट वाज थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड वाज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट पायरोलिटिक या फिर फोटो इलेक्ट्रोलिसिस या फिर फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होती हैं, देखो डीकम्पोजिशन ब्रेकडाउन, फोटो मीन्स लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जब कोई सबस्टेंस ब्रेकडाउन हो जाए उसको बोलेंगे फोटोलिसिस, उसको क्या बोलेंगे, फोटोलिसिस। तो रिएक्शन जिनके बीच में कंपाउंड डीकम्पोज हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यूजुअली सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर का साल्ट है सिल्वर क्लोराइड, ये वाइट कलर का होता है, जब इसको सनलाइट में रखो तो ये सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। सिल्वर आपको पता है ग्रे कलर का होता है, तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन हो गया, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन इट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, देन इट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, या फिर इसको बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये था फोटोलिसिस के बारे में। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये यूज़ किया जाता है फोटोग्राफी में। जब आप कभी फोटोग्राफ्स को, जैसे आप अभी आप अगर कोई 5 to 6 ईयर्स वापस चले जाओ तो आजकल तो डिजिटलाइजेशन हो गया, कंप्यूटराइज्ड फोटो निकल रहे हैं, लेकिन पहले जो होता था वो एक मतलब नेगेटिव होता था, नेगेटिव के ऊपर से जो था फोटो को डेवलप किया जाता था, वहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड को यूज़ किया जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आता है, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक डाउन इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन, देन इट इज कॉल्ड फोटोलिसिस, देन इट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। तो फोटोलिसिस का मतलब हो गया कि जब भी कोई सबस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, मतलब फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट एंड लिसिस मीन सेपरेशन या फिर ब्रेक डाउन, जब भी कोई सबस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाए
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोटोज या फिर लाइट जिसको बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड फोटोलिसिस और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं या फिर इसको सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लेट अस सपोज मेरे पास एक कंपाउंड रिएक्टेंट है ए और दूसरा है BC, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट हो, क्या ए बी को डिस्प्लेस करके बी की जगह पे खुद आ जाए और बन जाए बी अलग हो जाए और AC अलग हो जाए, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सिंगल सब्स्टिट्यूशन या फिर सिंपल आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है या फिर डिस्प्लेस कर देता है एक को। तो डिस्प्लेसमेंट तभी पॉसिबल है जब जो डिस्प्लेस करने वाला एटम हाईली रिएक्टिव हो, जिसको डिस्प्लेस करना है, जिसको डिस्प्लेस करना है उसके अगर किसी की पोजीशन को ऑक्यूपाई करना है तो आपको उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा। मैं आपको एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी क्लास में रोल नंबर 1 है, अगर आपको उसकी पोजीशन को ऑक्यूपाई करना है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको उससे ज़्यादा एबल बनना पड़ेगा। सेम इज़ द केस अगर आप कोई रिएक्शन लेते हो जैसे A + BC गिव्स AC + B, A ने डिस्प्लेस कर दिया B को फ्रॉम BC, तो कहने का मतलब है A ने डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया B को, लेकिन A B को तभी रिप्लेस कर पाएगा जब A ज़्यादा रिएक्टिव होगा B से। तो इसका रिएक्शन को रीड कर लेते हैं, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब जो रिएक्टिव ज़्यादा होगा वो डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव मेटल को फ्रॉम इट्स एक्वस साल्ट। एक्वस साल्ट का मतलब हो गया जब भी किसी साल्ट को पानी में डिसॉल्व किया हो, एक्वस, एक्वा इज द केमिकल नेम ऑफ वाटर, इसको बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तभी पॉसिबल है जब जो सबस्टांस डिस्प्लेस करने वाला है वो रिएक्टिव ज़्यादा होना चाहिए, अगर वो रिएक्टिव कम है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकती। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रिएक्शन होती हैं उनमें कलर चेंज होता है और प्रेसिपिटेशन नहीं होती। कलर चेंज होता है बट प्रेसिपिटेशन नहीं होती। प्रेसिपिटेशन इसलिए नहीं होती बिकॉज जो एक रिएक्टेंट है वो दूसरे की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है और उसको सेटल नहीं होने देता। तो इनमें क्या होता है, ये यूजुअली एक्सोथर्मिक होती हैं बिकॉज जो हाईली रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए हीट बाहर निकलेगी, देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं इसकी, जिंक को आप सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका एक प्रोसेस भी है हाइड्रोजन की प्रेपरेशन इन द लेबोरेटरी। तो जब आप फर्स्टली हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया था तो जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए थे, जिंक के छोटे छोटे पीसेस लिए थे ग्रेन्स की फॉर्म में, उसके बीच में सल्फ्यूरिक एसिड डाला। तो होता क्या है, जिंक जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। जिंक जो है वो भी पॉजिटिव है, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, लेकिन जिंक इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। तो जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि जिंक बीइंग द मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ, जिंक को आप HCl में डालते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो, सोल्यूशन लिया है हाइड्रोक्लोरिक का, एक्वा सोल्यूशन लिया है, तो जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन को बाहर। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। अगर आप इस रिएक्शन को देखो, अगर आप इसको आगे फॉरवर्ड करते हो, ये रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज जिंक क्लोराइड में हाइड्रोजन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जिंक को आप हाइड्रोजन क्लोराइड में डालते हो तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। थर्ड वन इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। आयरन नेल्स होते हैं, उनको आप अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालो तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इसको ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं, ब्लू विट्रोल। हिंदी में आप इसका अगर नाम पढ़ें तो वो होता है नीला थोथा। तो ब्लू विट्रोल जब इसमें आयरन की नेल्स को डालते हैं तो फेरस सल्फेट बन जाता है, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रोल, ग्रीन
विट्रोल, विट्रोल का मतलब होगा थोथा, और जहर भी बोल सकते हो। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर देता है? बिकॉज आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन को जब आप कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालो तो क्या होता है, कॉपर जो है वो डिस्प्लेस होके बाहर निकल जाता है और आयरन कॉपर की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन अगर आप कभी कॉपर को आयरन सल्फेट में डालो तो ये ध्यान में रखना, ये रिएक्शन नहीं होती। ये रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, तो ये आयरन की जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। डिस्प्लेस वही करेगा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा दूसरे से। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर सकता है, जो कम रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये आपको सिर्फ इतना सा ध्यान में रखना है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट को ही आप थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दें। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके सोल्यूशन में से, उसके सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो कंपाउंड होते हैं, लेट अस सपोज AB प्लस CD, तो ये दोनों में डिस्प्लेसमेंट A C को डिस्प्लेस कर देगा और B जो C है वो A को डिस्प्लेस कर देगा। इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया एक दूसरे की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले और दूसरा पहले की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ले, मतलब जिनमें आयंस एक्सचेंज हो जाएं, आयंस एक्सचेंज हो जाए दो साल्ट के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल AB एक कंपाउंड है, दूसरा CD, ये कंबाइन करके AC बन रहा है और BD, बिकॉज A जो है वो C के साथ जुड़ रहा है, B जो है वो D के साथ। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। जब इसकी रिएक्शन करेंगे, सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ जुड़ जाता है और क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ जुड़ जाता है, तो बना देगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सोडियम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सोडियम की जो एफिनिटी है, जो टेंडेंसी है क्लोरीन के साथ जुड़ने की, वो ज़्यादा है, तो सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ के सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसमें प्रेसिपिटेशन हो जा सकती है, इसमें प्रेसिपिटेशन हो जाती है, बिकॉज बेरियम सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेट आउट होके नीचे बैठ जाएगा क्योंकि इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा। प्रेसिपिटेशन तब नहीं हो सकती जब सॉल्युबल होगा कोई सब्सटेंस, लेकिन अगर प्रेसिपिटेशन जो है वो तब ही होती है जब इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाए, तो वो क्या करेगा, नीचे आके बैठ जाएगा। देन इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि दो कंपाउंड होंगे, उनके आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, उनके आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, उनको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की। जैसे बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है। यहाँ पे बेरियम देखो, कॉपर इज अ मेटल पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये कॉपर क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, बना देगा क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। और बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, देन इट बिकम बेरियम सल्फेट, देन इट बिकम बेरियम सल्फेट। अब जो बेरियम सल्फेट होता है ये सेटल हो जाता है नीचे, ये सेटल हो जाता है नीचे। बेरियम सल्फेट जो होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट डाउन हो जाता है, ये व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, ये नीचे बैठ जाएगा। नेक्स्ट वन इज लेड नाइट्रेट में अगर आप पोटेशियम आयोडाइड डालते हो, लेड नाइट्रेट था उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालते हो, होता क्या, लेड इज, देखो नाइट्रेट की एफिनिटी होती है पोटेशियम के साथ जुड़ने की, नाइट्रेट की एफिनिटी होती है पोटेशियम के साथ जुड़ने की, तो नाइट्रेट पोटेशियम के साथ जुड़ के पोटेशियम नाइट्रेट बना देता है और लेड जो है वो सिल्वर, जो लेड है वो आयोडीन के साथ जुड़ जाता है और लेड आयोडाइड बना देता है। तो इसमें क्या हुआ, लेड नाइट्रेट कंबाइन किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो बन गया लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये एक इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, लेड ने कंबाइन कर लिया, लेड ने डिस्प्लेस कर दिया पोटेशियम को और पोटेशियम ने डिस्प्लेस कर दिया लेड को, तो इसमें इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये था सिल्वर नाइट्रेट है सोडियम क्लोराइड के साथ। अब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये जो सिल्वर की एफिनिटी होती है ये क्लोरीन के साथ जल्दी से जुड़ जाता है और बना देता है सिल्वर क्लोराइड, ये बना देता है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होकर नीचे बैठ जाएगा, जबकि सोडियम नाइट्रेट ये सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है, सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ भी क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर बाहर निकल गया और सोडियम क्लोराइड में से
सोडियम बाहर निकल गया, तो आयंस इंटरचेंज हो गए, इसका सोडियम नाइट्रेट के साथ चला गया, इसका सिल्वर क्लोरीन के साथ चला गया, देन इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट की एग्जांपल ली हुई है सोडियम ब्रोमाइड के साथ, तो सिल्वर ब्रोमाइड के साथ जुड़ जाएगा बिकॉज सिल्वर की एफिनिटी होती है हैलोजन के लिए, तो सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, ये सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमीन जो है वो प्रेसिपिटेट आउट नीचे हो जाएगा। मोरओवर इसकी एक और एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। बेरियम जो है सल्फेट के साथ जुड़ के बेरियम सल्फेट बना देता है, और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ के हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। तो आयंस इंटरचेंज हो रहे हैं, बेरियम जो है सल्फेट के साथ जुड़ गया, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया जब भी कभी कोई सबस्टांस के आयंस, मतलब दो सबस्टांसेस हैं, उनके आयंस आपस में इंटरचेंज हो जाएं, डिस्प्लेस कर दें एक दूसरे को, उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये अलग टाइप आ जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है, और हमें पता है एसिड और बेस मिलकर साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो उसके बीच में न्यूट्रलाइजेशन, देखो एसिड होता है जिसके बीच में H पॉजिटिव देने की क्षमता है, बेस हो गया जिसके पास H पॉजिटिव लेने की क्षमता है, तो एसिड और बेस कंबाइन होके साल्ट बना देंगे, उन रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेस। तो बेस आप इसकी अगर अरेनियस की डेफिनेशन पढ़ते हो, बेस वो सबस्टांसेस होते हैं जो OH नेगेटिव देते हैं, उनको बेस बोलते हैं। तो HCl और KOH रिएक्ट किया तो वाटर अलग हो गया, KCl अलग। KCl इज पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज साल्ट, वाटर इज आप जानते हो वाटर इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट एग्जांपल HCl प्लस NaOH, ये कुछ एसिड और बेस आपस में कंबाइन करके साल्ट और वाटर बना रहे हैं, तो इनको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंबाइन करके सोडियम सल्फेट बना रहे हैं, देन वाटर, दिस इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो हो गई जिनमें एसिड और बेस आपस में कंबाइन करें और साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर दे, उनको बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनके बीच में हीट बाहर निकलती है, जिनके बीच में हीट बाहर निकलती है, जिन प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, उनको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हो गया जब भी कभी सबस्टांस में से हीट बाहर निकले, और मोस्टली क्या होता है जब भी कभी देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ, द रिएक्शन बिटवीन क्यूक्लाइम एंड वाटर। क्यूक्लाइम हो गया जो आपको मैंने अभी बताया, क्यूक्लाइम दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर तो आप जानते हो ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा वहाँ से हीट जो है वो बाहर निकलती है, इसलिए टेम्परेचर राइज हो जाता है। इन रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मेटल को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो, जिंक को आपने सल्फ्यूरिक एसिड में डाला, जिंक सल्फेट बन गया और सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन अलग हो गई, वहाँ से भी हीट बाहर निकलती है, देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिनके बीच में से हीट बाहर निकले, जिनके बीच में से हीट बाहर निकले उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इनके बीच में क्या होता है टेम्परेचर राइज कर जाता है। अब थर्ड एग्जांपल दे रहे हैं जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो आप, तो ये जिंक क्लोराइड बना देगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, तो इसके बीच में भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसको भी आप क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व हो रही है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ कम्प्लेक्स फूड, जो हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, मतलब वो सिंपलर में कन्वर्ट हो जाता है, कम्प्लेक्स फूड सिंपलर में, और हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अब एनर्जी बाहर निकल रही है, देन इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन अक्कर बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है मोस्टली वो क्या होती हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि उनके बीच में हीट बाहर निकलती है, इसलिए टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो, मोस्टली एक्सोथर्मिक होती हैं, मोस्टली एक्सोथर्मिक होती हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हो। तो ये आप नोट रखना कि सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक नहीं होती। नेक्स्ट वन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज द रिवर्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है, एंडोथर्मिक में हीट मतलब कंज्यूम होती है, एब्जॉर्ब होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट लेड नाइट्रेट है,
इसको अगर आपको ब्रेक डाउन करना है, हीट को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो हीट को यूटिलाइज कर रहे हो, हीट एब्जॉर्ब होगी, देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमने रिएक्शन पहले भी किया, किसमें, थर्मल डीकम्पोजिशन में हीट को एब्जॉर्ब किया एंड इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांसेस, देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आ गया आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में भी क्या हुआ, फेरस सल्फेट में जब आपने फेरस सल्फेट को हीट किया, ये भी ब्रेक डाउन हो गया। मोर ओवर ये तो कैल्शियम कार्बोनेट आप घर में भी देखते हो, ये लाइमस्टोन को जब हम ब्रेक डाउन करना होता है तो हम इसको हीट करते हैं, तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, तो हीट इसमें कंज्यूम हुई ब्रेक डाउन कर। हमेशा याद रखना, किसी भी सबस्टेंस को अगर आप ब्रेक डाउन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो फोटोसिंथेसिस इज आल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये कंबाइन करके ग्लूकोज बना देते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हीट जो है वो कंज्यूम होती है इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। सनलाइट से हीट मिलती है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हो, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट से इनको हीट मिल जाती है जिसकी वजह से ये अपना फूड प्रोड्यूस कर देते हैं। तो सनलाइट के थ्रू ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ऑक्सीडेशन को सिंपल वे में बोलना हो, ऑक्सीजन की एडिशन, दूसरा हाइड्रोजन का रिमूवल, देन इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। थर्ड है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कभी कोई सबस्टेंस अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लूज करता है, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकेंड वन, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड किया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन भी है कि अ कंपाउंड एक्स इज ऑक्सीडाइज्ड, अ कंपाउंड एक्स इज ब्राउन इन कलर, तो ये आप एनसीईआरटी के लिए लर्न कर लेना। अ कंपाउंड एक्स is brown in color and when is heated in air it forms its oxide which is black in color। तो याद रखना, कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, जब इसको ऑक्सीडाइज हो जाता है, आप रिंग्स देखते हो, कॉपर जिसको तांबा बोलते हो, तांबे की रिंग्स जो है हाथ में डाली होती हैं, तो अगर वो थोड़े टाइम के बाद वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है कॉपर, और कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैक कलर का होना शुरू हो जाता है, तो इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। जो ब्लैक कलर का ऊपर कंपाउंड बन रहा है दैट इज कॉपर ऑक्साइड। तो ये आपका वहाँ से भी एनसीईआरटी में से भी क्लियर हो जाएगा। थर्ड वन इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी सबस्टेंस अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया, ये यूजुअली आप देख सकते हो, एलिमेंट इन विच ऑक्सीजन आर नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज एडिड। मतलब आप एक डेफिनेशन ऑक्सीजन की ले सकते हो कि ऑक्सीजन का एडिशन, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, उसको भी, क्योंकि ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर आप ऑक्सीजन की जगह कोई और भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डालते हो देन इट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का रिमूवल है, मतलब पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, तो आप लिख सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिवर्स प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होता है। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव होगा। तो मतलब आप इसका जो ऑक्सीडेशन का स्टेप है उसको आप रिवर्स करके रिडक्शन में लिख दोगे तो वो डेफिनेशन उसमें आ जाएगी। नेक्स्ट वन रिडक्शन, देखो सेम डेफिनेशन, वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, वहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिवर्स प्रोसेस है। अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड में रिडक्शन है तो बैकवर्ड में ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर रिवर्स प्रोसेस, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनके बीच में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही टाइम पे हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन, मतलब अगर एक सबस्टेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होना चाहिए, इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कॉपर ऑक्साइड है, उसमें हाइड्रोजन ऐड किया, कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर ऑक्साइड है ना, तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीजन को छोड़ना, इट मीन्स इट इज रिड्यूस्ड, इट इज रिड्यूस्ड।
अब हाइड्रोजन था, उसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, इट इज ऑक्सीडाइज। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो कॉपर की रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन एक ही स्टेप में होगी, साइमल्टेनियसली होगी। मतलब जैसे ही कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ा, हाइड्रोजन ने पकड़ लिया, तो देन इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिनके बीच में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक ही टाइम पे हो जाए, उनको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। और भी एग्जांपल्स है रिडॉक्स रिएक्शन की, आप देख सकते हैं। जिंक ऑक्साइड में कार्बन डाला तो कार्बन ऑक्सीजन को ले लेगा, कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी, जिंक ने ऑक्सीजन छोड़ दिया, जिंक रिड्यूस हो गया। ये लेड ऑक्साइड है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन ले लिया, देन इट बिकम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया, लेड जो है लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हो गई। ऐसे ही आप H2S और Cl2 की रिएक्शन देखते हो। H2S ने सल्फर को छोड़ दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड क्लोरीन ने इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक्सेप्ट कर लिया। देखो H2S में से सल्फर बाहर निकल गया, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ दिया, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगी। H2S ऑक्सीडाइज हो गया, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर दिया, तो इसकी रिडक्शन हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, देन इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट हो गया जो काम करवाने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सबस्टांसेस होते हैं जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो सबस्टांसेस होते हैं जो रिडक्शन करवाते हैं। अब हमेशा याद रखना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब खुद से ऑक्सीजन उसको देगा। अगर खुद से ऑक्सीजन देगा तो इसका मतलब खुद की रिडक्शन होगी, दूसरे को ऑक्सीडेशन करेगा। तो हमेशा याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन खुद की रिडक्शन होती है, और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे की रिडक्शन करेंगे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज होंगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की आप डेफिनेशन ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर मैं दान करता हूं तो मैं खुद गरीब हो जाऊंगा, अगर मैं दान करता हूं तो मैं खुद गरीब हो जाऊंगा। तो सेम इज द केस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है तो खुद रिड्यूस हो जाएगा, और अगर दूसरे को रिड्यूस करता है देन इट सेल्फ बिकम ऑक्सीडाइज्ड। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की? तो देखना है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, इसकी एग्जांपल की, तो कॉपर ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, कॉपर ऑक्साइड था, इसने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, इसने ऑक्सीजन दूसरे को प्रोवाइड किया। अगर इसने ऑक्सीजन दूसरे को प्रोवाइड किया, इसने ऑक्सीजन दे दिया, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया। अगर ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब अगर ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया, हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड इज, जिसके पास ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके पास ऑक्सीजन देने की क्षमता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके पास ऑक्सीजन लेने की क्षमता है देन इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और भी आप देख सकते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड और कार्बन है, लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दे दिया तो इसने दूसरे की ऑक्सीडेशन कर दी, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीजन ले लिया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमेशा याद रखना, जिसके पास ऑक्सीजन है और जो डोनेट कर सकता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है और जो ऑक्सीजन लेता है देन इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे भी सेम है। अब ये जो एग्जांपल है मैंने इसलिए दी हुई है सो दैट आप एग्जांपल्स को घर जाके एक्सप्लेन करें और इनको टैली करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात की कि जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, जहाँ एलिमेंट होगा, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्टिव ज़्यादा है या फिर रिएक्टिव कम है? उसके लिए एक सीरीज़ बनाई जाती है जिसमें हर एलिमेंट की रिएक्टिविटी को एक ऑर्डरली अरेंज किया जाता है कि सबसे रिएक्टिव को पहले टॉप पे रखा जाता है और सबसे कम रिएक्टिव को उसको डाउन पे रखा जाता है, उसको बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को किस तरह से लिखते हैं? जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उनको टॉप पे लिखा जाता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट को टॉप पे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सबसे बॉटम पे लिखा जाता है। तो इसका मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सबसे टॉप पे होंगे और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो सबसे डाउन पे होंगे। इसका मतलब हो गया जो सबसे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे जो
इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन वो करेंगे जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन वो करेंगे जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे रिड्यूसिंग एजेंट आप याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होता है लिथियम, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, और लिथियम की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के कुछ फीचर्स हैं, ये मैं आपको बता दूँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब हो गया जब हम किसी एलिमेंट्स को अरेंज करें इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्टिविटी, तो उनको जब अरेंज करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़। तो मेटल एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो टॉप पे रखने हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो बॉटम पे रखने हैं। द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ मेटल ग्रोज वीकर वाइल ट्रांसवर्स डाउन द सीरीज। जब हम डाउनवर्ड जाएंगे तो रिड्यूसिंग करेक्टर जो होगा, रिड्यूसिंग एबिलिटी जो होगी वो कम होती जाएगी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट ऑल्सो रिड्यूसेस, क्योंकि अब रिड्यूसिंग एजेंट सबसे ऊपर है, इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी सबसे ऊपर होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबसे ऊपर होंगे, और नीचे क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया, पॉजिटिव करेक्टर जो है वो नीचे की तरफ कम होता जाएगा। ऑल द मेटल दैट आर फाउंड अबव हाइड्रोजन आर लिबरेट हाइड्रोजन गैस, मतलब जो भी सेंटर में हाइड्रोजन होता है, बिकॉज हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, क्योंकि हम हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट लेते हैं कि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जो खींच ले उसको हम नीचे रखते हैं, जो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दें उसको हम हाइड्रोजन से ऊपर रखते हैं। तो हाइड्रोजन को रेफरेंस यूज़ किया जाता है। तो कहता है जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है, लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे है वो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये थे फीचर्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज़ के। तो इसके बाद आप स्टडी करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें केमिकल रिएक्शन के बीच में, एनसीईआरटी के बीच में। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा हमने, कौन कौन सी टाइप्स है, फिर हमने उसकी एग्जांपल्स की, हमने उनको डिटेल में किया। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर सो दैट आपको न्यू जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।